नमस्ते दोस्तों, सुनीता इंडियन रिएक्शन में आपका स्वागत है। राधे राधे जी, राम राम। कैसे हैं आप सब? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। हमारे भारत में नया कानून लागू हुआ है, उसके बारे में हम नाजिया इलाही खान के ज़बानी सुनेंगे कि क्या क्या कानून लागू हुआ है हमारे देश के अंदर, और 2024 में ये लागू क्यों होना ज़रूरी था, मतलब किस वजह से। इस बारे में टॉपिक में ये बात करने वाली हैं नाजिया इलाही खान जो है मैडम, और ये हमारे भारत देश के शेरनी है। ये कुछ भी जो भी बोलती हैं सबूत के साथ बोलती हैं, और बहुत धड़ाके से ही हर किसी को जवाब देती हैं। तो मुझे मतलब इनकी जो वीडियो हैं वो काफ़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए लेके आई हूँ मैं। तो जानकारी ज़्यादा ही हम जुटाते हैं इस वीडियो से। और जो मतलब लव जिहाद, जो शादी वगैरह होती हैं, जो मुसलमान लड़के होते हैं वो लोग भी मतलब फ्रॉड करते हैं हिंदू लड़कियों से। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कि नया कानून क्या लागू हुआ है। तो चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। रोड पर नंगा कर करके मारा, पीटा, इतना पीटा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो लोग देख रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि किस तरीके से लकड़े और लोहे के छड़ से पीटा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शाइला खान और आप देख रहे हैं मेरा खास शो डिबेट विद शाइला। और आज का शो निहायत ही अहम मुद्दे पर है। हम भारत की बात करें, पाकिस्तान की बात करें या तमाम एशियन कंट्रीज की बात करें, स्टिल ऐसे कानून बनाए जा रहे हैं जो विमेन को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन दे। अगर हम भारत की बात करें, क्योंकि 100 करोड़ हिंदू पॉपुलेशन है, उसमें 20 करोड़ लगभग जो है मुस्लिम पॉपुलेशन है। लव जिहाद के बड़े जो है केसेस सामने आते हैं, ऑनर किलिंग है, कभी मजहब के नाम पर औरत को टारगेट किया जाता है, तो कभी लव जिहाद के नाम पर अपनी फेक आइडेंटिटी बता के शादी करके फोर्सफुल कन्वर्जन किया जाता है। एंड स्टिल भारत एक बहुत बड़ी जमहूरियत है, उसके पास बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, लेकिन स्टिल उनकी जो विमेन है उनको मसाइल का सामना है। अगर पाकिस्तान की बात करें, यहाँ पर लिटरेसी रेट बिलो 60% है, तो आप सोच लें कि यहाँ पर डोमेस्टिक वायलेंस की जो शरह है वो कितनी ज़्यादा हाई परसेंटेज में है। अगर हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की दोस्तों बात करें तो उनकी इस गवर्नमेंट को कहा जाता है 3.0, मतलब ये पहली 2 गवर्नमेंट से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। और इस दफ़ा जो डिसीजन भारत की पार्लियामेंट में लिए जाएंगे वो गुज़िश्ता 10 सालों का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। आज हमारे शो पर मौजूद है नाजिया इलाही खान, और आपको अंदाज़ा हो चुका होगा मेरे इंट्रोडक्शन से कि नाजिया जी जब भी स्क्रीन पे आती है एक बहुत बड़ी बात के साथ आती है, बड़ी ऑथेंटिक प्रूफ के साथ आती है। और बड़ी खुशखबरी है भारतीय विमेंस के लिए कि भारतीय संसद के अंदर एक ऐसा कानून पास हो गया है मोदी की 3.0 गवर्नमेंट में, जिससे आने वाली जो खवातीन है वो खुद को और भी ज़्यादा एम्पावर फील करेंगी। अब ये कानून क्या है, क्यों बनाया गया, और 2024 में इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई, इन तमाम बातों पर, इन तमाम मुद्दों पर डिस्कशन के लिए हमारे शो पर मौजूद है नाजिया इलाही खान। आपको वेलकम कहते हैं मैम, थैंक यू सो मच हमारे शो को ज्वाइन करने के लिए। वंदे मातरम, भारत माता की जय, वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह अलैहि व बरकातहू, जय हिंद। जबरदस्त मैम, ये नया कानून विमेन के लिए जो भारत की संसद के अंदर पास हुआ है, क्या वजह है और इसका फायदा किन लोगों को होगा और किन लोगों के लिए एक्चुअली ये खास तौर पे बनाया गया है, जिसमें पनिशमेंट भी है, प्रोटेक्शन भी है। तो जरा हमारे व्यूअर्स को बताएं इसके बारे में। शैला, ये जो भारत का नया कानून आया है, क्योंकि हम सबको पता है कि ब्रिटिश के कानून से हम चल रहे थे। आईपीसी जो था, इंडियन पिनल कोड जो था, वो 1860 का था। सीआरपीसी जो था वो 1973 का था, और इंडियन एविडेंस एक्ट जो था वो 1872 का था। मतलब ब्रिटिश के बनाए हुए कानून से ये देश चल रहा था। ये हमारे लिए बहुत दुर्भाग्य की बात थी कि ब्रिटिश तो भगत सिंह जी और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के आंखों को देख करके और उनके जोश को देख करके वो तो दुम दबाकर भागे, लेकिन उनके कानून को हम अब तक ढो रहे थे। अच्छा, मैं अपने एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से आपको बताना चाहूंगी कि जब एक्स्ट्राडिशन के केस में मैं ग्वाटेमाला या फ्रांस में मैं जब गई थी, तो मैंने वहां पर जब एविडेंस एक्ट की किताब वहां की देखी थी, तो मुझे ऐसा लगा था कि कोई अंतर ही नहीं है भारत के एविडेंस एक्ट में
और ग्वाटेमाला और फ्रांस और अमेरिका के एविडेंस एक्ट में कोई अंतर ही नहीं है। तो मुझे बड़ा अजीब लगा था कि भारत का भी वही है और यहाँ फॉरेन कंट्रीज का भी वही है। जब मोदी जी की 2.0 की सरकार चल रही थी तो बहुत सारे बिल जो है वो पास हुए। आर्टिकल 370 हुआ, उसके बाद वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, ट्रिपल तलाक पर एक बहुत खूबसूरत कानून बना, और साथ ही साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री को ये एहसास हुआ और गृह मंत्री अमित शाह जी को कि भारत में अपना खुद का कानून होना चाहिए और इतना स्ट्रिक्ट कानून होना चाहिए जिसको पढ़ने के बाद और जिसको समझने के बाद आरोपी, बलात्कारी, टेररिस्ट, जंगजू, जिहादी, चोर, उचक्का, बेईमान, झूठा, मक्कार, एंटी नेशनल स्टेटमेंट देने वाला, मुस्लिम अपीसमेंट की राजनीति करने वाला, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करने वाला, हर एक व्यक्ति, किडनैपर, हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो जाएं कि भाई ये नया कानून, ठीक है, जबरदस्त। हाँ, अब क्या था कि पहले इंडियन पिनल कोड था, सीआरपीसी था, इंडियन एविडेंस एक्ट था, नाम भी अंग्रेजी जैसा था। अब आया है द भारतीय न्याय संहिता बीएनएस, उसके बाद में द भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, द भारतीय शिक्षा अधिनियम, इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोल रहे हैं बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए। आपने बहुत खूबसूरत सवाल किया कि महिलाओं के को सुरक्षित करने के लिए, महिलाओं को और भी ज्यादा एम्पावर करने के लिए ऐसे कौन से प्रावधान और ऐसे कौन से कानून बने हैं जिससे महिलाएं जो हैं वो अपने आप में बहुत सुरक्षित फील करेंगी, महसूस करेंगी। चाइल्ड किडनैपिंग होती थी, जुवेनाइल रेप होता था जिसको हम पॉक्सो कहते हैं, लव जिहाद होता था। लव जिहाद में क्या होता था कि अपने नाम की आइडेंटिफिकेशन इंस्टाग्राम पे चेंज करके मुसलमान लड़के हिंदू लड़कियों को फंसाते थे, कारवार पहन लेते थे या कड़ा वगैरह पहन लेते थे और उसके बाद फिर उसको बेवकूफ बना करके कन्वर्शन भी करवाते थे। तो ऐसे सारे प्रावधान थे जिसमें बीएनएस में 199C के तहत एकदम 10 साल की सजा हो जाएगी। नो बेल एप्लीकेशन, नो बेल एप्लीकेशन। उसके बाद फिर अगर हम सेक्शन 69 पढ़ते हैं बीएनएस 2023 का, जो अब इम्प्लीमेंट 1 जुलाई से हो गया, सेक्शन 70 पढ़ते हैं, सेक्शन 70 के सबसेक्शन 2 को पढ़ते हैं, सेक्शन 71 पढ़ते हैं, सेक्शन 72 के सबसेक्शन 1 को पढ़ते हैं। अल्लाह की कसम शैला, कोई भी मर्द, मुसलमान मर्द कन्वर्शन कराने से पहले उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, उसकी आत्मा हिलने लगेगी। कोई भी व्यक्ति लव जिहाद करके अगर श्रद्धा की जैसी बोटियां करने का सोचेगा भी ना, जैसे आफ्ताब ने श्रद्धा की बोटियां करके फ्रिज में रखा था 35 बोटियां, अगर सोचेगा भी ना तो उसको जेल की सलाखों का सपना आने लगेगा। अगर नासिर खान की तरह कोई सूजन जॉर्डन का बलात्कार करेगा ना तो उसको सपना आने लगेगा कि जेल में क्या मेरा हाल होगा। अगर यामीन शकील की तरह, जावेद अहमद खान की लफंदर आवारा अब्दुल्ला की तरह कोई किसी लड़की को झूठ बोल करके उससे पैसे हड़प करने की कोशिश करेगा और फरार होने की कोशिश करेगा तो ये नया कानून, आप लंदन भाग जाओ, आप नेपाल भाग जाओ, आप पाकिस्तान भाग जाओ, पैर में हंटर मार करके रस्से से, कमर रस्से से बांध करके लेकर आने की हिम्मत रखता है ये सेक्शंस जो नए कानून आए हैं। अब आती है बात, बहुत बढ़िया, सेक्शन 173 सबसेक्शन 1 पर अगर हम जाते हैं, ये बहुत खूबसूरत है। जैसे पश्चिम बंगाल में बहुत अत्याचार महिलाओं पर हो रहा है, उसी तरीके से यूसीसी के माध्यम से हजारों साल से, मतलब हजारों बार मुस्लिम महिलाओं ने गाहे बगाहे ये बात बताई है कि पॉलीगेमी हो, हलाला हो, निकाह मुत्ता हो, निकाह मसियार हो, ये सारी चीजें एक अश्लीलता का नंगा नाच है। इसको खत्म करना चाहिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन कांग्रेस में 53-54 साल में लोग कान में रुई डाल करके और मुंह में लेमन जूस डाल करके बैठे थे, क्योंकि उनका काम था कांग्रेसियों का इमरजेंसी लगा दो। इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल लगाया था, इमरजेंसी लगाया, सारे सेक्शंस को तोड़ मरोड़ दो, संविधान को तोड़ मरोड़ दो, उसके बाद फिर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बना दो, दियोबंद बना दो, जमायतुल उलमाए हिंद बना दो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेलो, उसके बाद फिर बाबरी मस्जिद और राम मंदिर पे सबको लड़ा दो, और उसके बाद फिर कश्मीर में नरसंहार करवाओ, जेनोसाइड करवाओ, उसके बाद 1984 का दंगा, उसके बाद फिर सिखों पर अत्याचार, उसके बाद ऑपरेशन ब्लू स्टार के माध्यम से सिखों को खत्म करना चाहिए। ये सारी चीजें किसने किया है? ये सारी साधु स्लॉटर करवाना,
उसके बाद फिर महावीर जैन मंदिर में जा करके कुरान की आयतें पढ़ देना, ये गांधी जी करते थे। उसके बाद लेकिन मस्जिद में जाकर के कभी भी उन्होंने श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय नहीं पढ़े। तो कहीं ना कहीं गांधी परिवार ने हमेशा से डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली और सारे धर्मों को एक दूसरे से तोड़ करके, एक दूसरे से नफरत फैला करके उन्होंने यहाँ पर सत्ता 53-54 साल बना करके रखी। अब आपके पाकिस्तान में 1976 में यूनिसेफ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ऑन डेट, यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम चलाया था कि जो बच्चे अनाथ हैं या जो बच्चे बहुत मजबूर हैं या जो बच्चे अकेले हैं, जो अनाथ, जिनको रोड पे फेंक दिया जाता है, जिनको गली कूचे में फेंक दिया जाता है या जो अनाथ आश्रम में रहते हैं, उनको माँ का दूध मिलना चाहिए। और यूनिसेफ ने एक प्रोग्राम बनाया था, अगर आपको याद है, मिल्क बैंक। जी बिल्कुल, मिल्क बैंक। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद फिर आपके पाकिस्तान के इस्लामिक प्रीचर का फतवा जारी हुआ कि ये इस्लाम के खिलाफ है। लेकिन वो तो हो गया ना, कराची में 1-1.5 माह हो गया। अब लोगों को कि बहनों से ना शादी हो जाए। लेट मी कंप्लीट। तो भाई जो दूध पी लेते हैं वो सगे बहन भाई हो जाते हैं ना। अब लोगों को ये भी डर है कि ये जो इस्लामिक फतवा जो बीच बीच में आता है, ये सिर्फ आपके पाकिस्तान में नहीं आता है। तो उसी को नाक बोले जाते हैं। ध्यान से सुनिए और आपके व्यूअर्स भी सुने कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं आता है, ये सिर्फ सीरिया में नहीं आता है, ये सिर्फ लीबिया में नहीं आता है, ये सिर्फ ईरान में नहीं आता है, ये सिर्फ अफगानिस्तान में नहीं आता है। ये कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस की जलाई हुई फुलझड़ी आज तक है। जब भी हिजाब को बैन करने के लिए महाराष्ट्र कोर्ट हो या सर्वोच्च न्यायपालिका हो, जब भी हिजाब बैन की बात आती है, सारे मुसलमान मर्द लुंगी डांस स्टार्ट, क्योंकि दूध का ही परहेज होते हैं भाई। दूध पी लिए तो भाई बहन ही हो गए, और क्या। हाँ ठीक है, पर कभी बात नहीं करते हैं। तो एक सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है। जी मैं यहाँ पर जैसे हम क्योंकि एक रिलीजियस पॉइंट को भी डिस्कस कर रहे हैं, इवन दो हमारे पास कोई इतनी खास नॉलेज नहीं है रिलीजन की, लेकिन जो चीजें हमने माशरे में देखी हैं, अगर हम हिंदू रिलीजन की और मुस्लिम रिलीजन की बात करें, ठीक है, तो आपको क्या लगता है कि अपने हकूक की लड़ाई ज्यादातर कौन से रिलीजन की जो खवातीन है वो इस वक्त जो है लड़ रही हैं? कौन सी ऐसी खवातीन है जो जिसको रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू के बुनियाद पर या फिर उस चीज को लेके उसको पीछे धकेला जा रहा है, या फिर वो जीना स्टार्ट कर देते हैं रिलीजियस कहते हैं ना कि वो जैसे आपने कहा फतवे हो गए या फिर ऐसी कोई चीजें जो मौलाना की तरफ से होती है। रिलीजन एक अलग चीज है, मौलाना का बयान एक अलग है। तो हिंदुइज्म और इस्लाम की अगर हम बात करें तो आप विमेन राइट के मुताबिक किन विमेन को ज्यादा बेटर एंड स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे आप देखती हैं? हिंदू वुमेन बहुत बेटर और स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर होती हैं। जैसे घूंघट प्रथा, हिंदू महिलाओं ने खुद आगे आ करके कहा भाई ये घूंघट प्रथा हटानी पड़ेगी। वो जो ठीक हो गया, वो हट गया। और अच्छा, उसमें सहयोग हिंदू मर्दों ने भी दिया, कंप्लीटली दिया। उसके बाद फिर सती प्रथा को के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में सती प्रथा का चलन था, उसको भी मर्द और औरत, हिंदू मर्द और औरत दोनों सामने आए और दोनों ने उन पर उसको एकदम इरेज और वैनिश कर दिया। फिर चाइल्ड मैरिज वाली रस्म पूरे भारत में कहीं नहीं है, कहीं भी नहीं है। घूंघट प्रथा खत्म। आप मतलब एकदम इंटीरियर ग्राम में मेरे साथ चल लीजिए शैला, सही बात है। वो शायद आपको 1 लाख औरत में एक मिलेगी जो घूंघट ली हुई होती है, ठीक है, जो बहुत एज वाली होती है, जो अपनी में जो रहते थे प्रथा को लेकर के चलना चाहती है, उसके कल्चर से कनेक्ट है। मर्दों का भी बहुत साथ था। डिक्टेटरशिप नहीं है, वो उसकी अपनी मर्जी है, ठीक है। अब जैसे चाइल्ड वो मैरिज तो है ही नहीं। जयपुर में बहुत चाइल्ड मैरिज होता था, बंगाल में बहुत चाइल्ड मैरिज होता था। अच्छा, हिंदुओं में जहाँ पर भी चाइल्ड मैरिज होता था, इन्होंने खत्म किया इसको। खुद महिला और पुरुष दोनों मिल करके कोर्ट चले गए और चाइल्ड मैरिज पर ऐसा कानून बनवाया कि 7 साल की सजा है, सीधा 7 साल की सजा है। अच्छा, हिंदू धर्म में आप देखिएगा कि बीवी होते हुए अगर कोई दूसरी शादी कर ले, चलिए भैया 9 साल के लिए जेल चले जाए। अच्छा, नहीं, आप एक चीज बताओ, पाकिस्तान के अंदर एक कानून पास हुआ है कि पुराने जमाने की जो होगी कर सकते हैं कानूनी तो। हाँ, आपके यहाँ ये सब अश्लील कानून बड़ा मजे में पास होता है। अश्लीलता का अगर एग्जाम्पल और ट्रॉफी किसी को देना हो तो वो पाकिस्तान को दिया जा सकता है
सेकेंड थिंग इज कि आप देखिए कि किर्गिस्तान जहां पर 96% मुस्लिम्स है, वहां पर हिजाब की प्रथा नहीं है। ईरान पहले बहुत हाईलाइटेड होता था, पर एक टाइम आया कि ईरान को पता चल गया शैला, प्रोटेस्ट शुरू हो गए। हाँ, तो भैया ये भिड़ना अब सही नहीं है, अब थोड़ा सा बैकफुट हो जाओ और रिफॉर्मेशन की तरफ आगे बढ़ो। मस्जिदें खाली हो रही थी, तो वो प्रोटेस्ट जो है वो एकदम लाइमलाइट में आया, और ईरान के जितने भी मुस्लिम प्रीचर हैं, आज देखिए उनका एक भी जो बेजा और बेहुदा फतवा है वो हमारे सामने भी नहीं आता है, अदरवाइज हम ही बात कर लेते हैं आपस में कि ईरान के प्रीचर ने ये बात बोला। अच्छा देखिए, यूएई अरब रिफॉर्म कर रहा है। मैं जब भी आबू धाबी जाती हूँ, दुबई जाती हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं वाकई में मुस्लिम कंट्री में हूँ, मुझे नहीं समझ में आता है, वो एक अलग दुनिया है। हाँ, तो जब मैं भारत आती हूँ तो मुझे लगता है कि भाई ये मुसलमान कब सुधरेंगे, कब सुधरेंगे। तो हम दोबारा से टॉपिक पे आ रहे हैं कि हिंदुइज्म और इस्लाम में और क्या चीजें। मुझे शैला ऐसा लगता है कि हमारे भारत में मुस्लिम लड़कियों को हिजाब लुंगी से बाहर आकर के अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए, अपनी शिक्षा पर ध्यान देना चाहिए। लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं इस वक्त। आपने खुद भी अपनी जुबान से डेटा बताया, और मैं एग्जैक्ट डेटा आपको बता देती हूँ कि हमारा भारत 79% शिक्षित है, 79% शिक्षित है। आप हिंदू घर घराने में जब आप एंटर कीजिएगा तो बेटे को भी पहले पढ़ना, फिर नौकरी करना, फिर शादी करना, फिर सेटल होना, यही सिखाया जाता है, और बेटियों को भी यही सिखाया जाता है। पहले तुम पढ़ो, उसके बाद फिर नौकरी पर ध्यान दो, फिर शादी करो, फिर एक बच्चा करो, और उसके बाद फिर वहां पर फुल स्टॉप भी लगाओ। ठीक है, लेकिन फिर क्राइम तो उसी हिसाब से बढ़े ना। लेट्स सपोज अगर 79% पॉपुलेशन पढ़ी लिखी है तो क्राइम तो बिल्कुल कम होने चाहिए, लेकिन हर आए दिन जैसे आपने भी इतना बुरा वाकया सुनाया, दिल दहला देने वाला, इन चीजों पे क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा? क्या इसमें घरों की तरबियत भी शामिल होनी चाहिए तालीम के साथ, या फिर क्या करें? लेट मी कंप्लीट एंड लेट मी टेल यू कि ये क्राइम कर कौन रहा है भारत में? बुरहान वानी ही जेनोसाइड कर रहा है, जिसको शहादत का दर्जा देने वाले मुसलमान जम्मू एंड कश्मीर के होते थे। उसके बाद फिर अफजल गुरु ही पार्लियामेंट पे अटैक करता है, आफ्ताब ही श्रद्धा की मूर्तियां करता है, 5 मुसलमान ही जाकर के कन्हैया का गला रेतता है, लारेब हाशमी ही बस कंडक्टर का गला रेतता है, नासिर खान खादिर खान ही सूजर जॉर्डन का बलात्कार करता है, यामिन शकील ही औरतों को ठग करके पैसा लूटता है, जावेद अहमद खान जैसा टीएमसी तृणमूल कांग्रेस का मंत्री ही इलीगल कंस्ट्रक्शन अपने नेतृत्व में करवाता है। तो ये कर कौन रहा है, ये भी तो आपको पॉइंट करना देखना पड़ेगा। 82.7% सनातनियों में अगर कभी कभार कोई एक बुरा व्यक्ति निकलता है तो वो जेल की हिरासत में होता है, और उसके बेल अपील के लिए कोई हिंदू समाज खड़ा नहीं होता है, कोई हिंदू समाज खड़ा नहीं होता है, बल्कि उसको बॉयकॉट कर दिया जाता है। अभी हालिया में आपके साथ भी शायद मैंने सेशन किया था कि उत्तर प्रदेश में साजिद और नावेद 2 भाइयों ने मिल करके एक 6 साल और एक 9 साल के बच्चे का, दोनों भाइयों का गला रेत दिया, बोटियां कर दी, और उसके खून को हाथ में लगा करके अपने मुंह में लगा लिया। तो कर कौन रहा है? अब आप चले आइए कि जहां पर मेरा भारत देश 79% शिक्षित है, वहीं पर इसी भारत देश में मुसलमान सच्चर कमीशन की रिपोर्ट के हिसाब से दलित से भी पीछे है क्योंकि ये पढ़ना नहीं चाहते हैं, इनको एजुकेशन में इंटरेस्ट नहीं है। अब इनके लिए जो नए, फिर से टॉपिक पे आते हैं कि नया जो कानून आया है, बिल्कुल गलत के साथ कोई खड़ा नहीं होता, जो नई धाराएं आई हैं, उसमें जो नए सेक्शंस आए हैं, वो इतने खूबसूरत आ चुके हैं और इतने स्ट्रिक्ट आ चुके हैं कि ये जितने लफंदर हैं, नासिर खान जैसे, आफ्ताब जैसे, यामिन शकील जैसे, जावेद अहमद खान जैसे, फैज अहमद खान जैसे, ये लोग अब डर के रहेंगे। अब कानून से डरेंगे। इस कानून से फायदा उठा सकती हैं और कैसे उठा सकती हैं? शायद कोई इसको 2021 में शैला बड़े आराम से तृणमूल कांग्रेस के लाडले मंत्री ममता बनर्जी के, उन्होंने द डॉन न्यूज़पेपर, आपके पाकिस्तान के द डॉन न्यूज़पेपर को ही कह डाला कि पोर्ट एरिया तो मिनी पाकिस्तान है, मतलब कलकत्ता का एक बड़ा एरिया जो है वो मिनी पाकिस्तान है। उनके ऊपर एक मामूली सा एफआईआर वगैरह, पता नहीं किसी ने किया होगा, क्या नहीं भी किया होगा, लेकिन वो लाइमलाइट में बहुत आया कि उन्होंने एंटी नेशनल स्टेटमेंट दिया है। क्योंकि आप अपने पाकिस्तान में भारत का जय जयकार नहीं कर सकते और मैं मेरे भारत में पाकिस्तान का जय जयकार नहीं कर सकती।
अब उस वक्त तो वो बच गए थे, लेकिन ये जो आपका 113 BNS का सेक्शन आया है, ये आपको बचने नहीं देगा, ये आपको बचने नहीं देगा। अभी हालिया में 18वीं लोकसभा के शपथ में असदुद्दीन अवैसी ने फिलिस्तीन के जय जयकार कर दिया था शपथ समारोह के वक्त में, लेकिन अब जो BNS की नई धाराएं आई हैं वो आपको बचने नहीं देगा। अच्छा, पहले क्या होता था कि अजमल कसब को 3 साल जेल की हिरासत में रखा गया और उसको बिरयानी सोनिया गांधी जी के चैम्बर से मैसेज फोन जाता था, फलाना रेस्टोरेंट का बिरयानी अजमल कसब को भिजवाओ। और सोनिया, हाँ, अरे बॉम्बे के लकी रेस्टोरेंट से अजमल कसब को बिरयानी जाती थी, क्योंकि सरकार का कहा हुआ था कि वो बिरयानी पसंद करेगा क्योंकि वो पाकिस्तानी है। अच्छा, 30 करोड़ रुपए हम जैसे देशवासियों का खर्च किया कांग्रेस की सरकार ने अजमल कसब के हॉस्पिटैलिटी पर, उसके देख रेख पर। 30 करोड़ 30 करोड़ रुपए आप गूगल में सर्च कीजिए, बहुत वायरल हुआ वीडियो, गूगल में सर्च कर लीजिए, रिपोर्ट निकलवा लीजिए। यहाँ तक के कांग्रेस की सरकार ने अजमल कसब को जो वकील प्रोवाइड करवाया था वो भी मुसलमान वकील प्रोवाइड करवाया था, ताकि उनके भावनाओं को समझ सके, जज्बात को समझ सके। दोनों मुसलमान, आतंकवादी भी मुसलमान और वकील भी मुसलमान। तो ये सारे प्रावधान के साथ इतना हाई प्रोटोकॉल होता है, और ये क्यों हो रहा था? मतलब कि सरकार वो सरकार थी जो अफजल कैदियों को भी मतलब उनका पसंद का चीजें भेज देती थी खाने पीने का, कि उसको फांसी मत दीजिए। लेकिन अब तो कांग्रेस को बड़ी हाई मेजोरिटी मिली है, अब वो किस मूड में है? पूरे देश में 28 स्टेट में 99 सीटें हाई मेजोरिटी होती है शाला। लेकिन ये चीजें तो हम लोगों को पता ही नहीं था, मतलब भारतीयों को काफी लोगों को नहीं पता थी। इस पर एक अलग से चर्चा हो जाएगी। वो खटाखट 1 लाख रुपए का जो झूठ का फुलझड़ी छोड़ा था, राहुल गांधी जी ने ऑफिस के बाहर औरतें खड़ी थी, मैंने एक वीडियो देखा था। वो राहुल गांधी जी ने फुलझड़ी छोड़ा और झूठ का बताशा बांटा और सबने चाट भी लिया उस बताशे को, मुसलमानों ने सब लाइन खड़ी थी। तो अभी जो नई जो हमारी कानून आया है, इस कानून में लव जिहाद इज वेरी टफ, चाइल्ड किडनैपिंग इज वेरी टफ, जुवेनाइल रेप इज वेरी टफ, नॉर्मल नहीं कहूंगी, रेप इज वेरी टफ। इसके साथ साथ मॉब लिंचिंग, अभी 2 दिन पहले चोपड़ा में उत्तर दिनाजपुर में हमीदुर रहमान, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, जो ममता बनर्जी के MLA हैं, उनका दाहिना हाथ JCB, जमील ना कुछ नाम है उसका, कॉल नेम JCB है, उसने इंसाफ और जजमेंट रोड पर कर डाला। और आप उसको स्क्रीन पे चला भी रही हैं। 2 कपल्स को, 2 मैरिड कपल को रोड पर नंगा कर करके मारा, पीटा, इतना पीटा है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। जो लोग देख रहे होंगे उनके रोंगटे खड़े हो जा रहे होंगे कि किस तरीके से लकड़े और लोहे के छड़ से पीटा है औरत को, उसका बाल नोच करके। और उसके बाद MLA साहब ये बयान दे रहे हैं कि शरिया कानून में ये सब होता है, शरिया कानून में ये सब नॉर्मल सी चीज है। तो ऐसी चीजें जो मॉब लिंचिंग में होती हैं, इन सब चीजों को 2 महीने में एकदम इस केस को डन करना है और बेदबा मुशक्कत की सजा आरोपी को सुनानी है आपको। स्नैचिंग, अब हम जा रहे हैं रास्ते से, गोल्ड का चेन छीन लिया, कान काट लिया, पर्स छीन लिया, मैं भी देखी थी। पुलिस जो है ना बड़ा नॉर्मल दिखाई देता था, ठीक है, हो गया, होता है, मैम आपको संभल के चलना चाहिए। मेरा भी मोबाइल स्नैचिंग हो गया था सुप्रीम कोर्ट के डी गेट के बाहर में। एक बाइकर जो होते हैं दिल्ली में, वो खींच करके लेकर के चले गए, तो कुछ नहीं मिला, अल्टीमेटली मुझे विड्रॉ करना पड़ा केस को। तो ऐसे सिचुएशन में भी पुलिस को बहुत हाई अलर्ट किया गया है। सबसे ज्यादा फोकस और सबसे ज्यादा स्ट्रिक्ट कानून अगर हमारे नए कानून में बने हैं तो क्राइम अगेंस्ट वुमेन पर बना है। और एक छोटी सी घटना ईव टीजिंग की या किसी औरत के चरित्र को, कैरेक्टर को एसेसिनेट कर रहे हैं, जैसे मुसलमान लड़के होते हैं ना, ट्विटर पे लिख देते हैं, अरे तू तो डैश है, अरे तू तो प्रोस्टिट्यूट है, अरे तू तो दतली है, अरे तू तो हिजड़ा जैसी दिखती है। तो इस पर कानूनी कार्रवाई होगी, इमीडिएट ट्रेस करके टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक चीजों को के माध्यम से इमीडिएट उस बंदे को पकड़ना है, चेस करना है, अरेस्ट करना है और 2 महीने के अंदर उनकी सजा उनको सुनानी है। ये तो बहुत अच्छी बात होगी, तो वो सोशल हैरेसमेंट भी कहीं ना कहीं कम हो जाएगी।
अब मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताऊंगी शैला। होता क्या था कि अब जैसे रेप हुआ या कोई लड़की लड़की को मेंटली हैरेस कोई लड़का कर रहा है, नेपाल से बैठ के कर रहा है या राजस्थान से बैठ करके कर रहा है या पाकिस्तान से बैठ करके कर रहा है फोन पर, तो या रेप हुआ है या मर्डर हुआ है, तो केस डायरी में ही पुलिस ऑफिसर्स क्या करते थे, ब्राइब वगैरह ले करके केस डायरी को हल्का बना देते थे। अब आने वाले क्रॉस एग्जामिन के वक्त में आई विटनेसेस उसने कम दे दिए, तो क्रॉस एग्जामिन के वक्त में उसको एड इंटरिम बेल मिल जाता था। बहुत बढ़िया बात। किसी शर्तों पर बेल मिल जाता था एड इंटरिम। इससे अब क्या हो गया है, अच्छा रेप हुआ है, वीडियोग्राफी कीजिए और सारे विटनेसेस का वीडियोग्राफी करके आप पूरे स्टेटमेंट दर्ज कीजिए और वो ऑन रिकॉर्ड होना चाहिए और वो जज को जमा होना चाहिए। अब मर्डर हुआ है, आप केस डायरी देख करके नहीं बनाएंगे, आप उस प्लेस ऑफ इंसिडेंट और सिनेरियो का, प्लेस ऑफ एक्यूरेंस का आप पूरा वीडियोग्राफी करेंगे, डेड बॉडी का वीडियोग्राफी करेंगे, विटनेसेस का आप स्टेटमेंट वर्चुअल लेंगे और उसके बाद तब फिर आप जज को दिखाएंगे। अब इसमें क्या होता था कि जो आई विटनेसेस होते थे उनको ये लोग पुलिस थाना बुलाते थे। अब पुलिस थाना बुला करके एक्यूज के घर वालों से या उसके रिश्तेदारों से मिला देते थे, आई विटनेसेस को कोई पैसा दे दिया जाता था और वो अपना बयान बदल देता था। अब जब आप पहले ही उसका स्टेटमेंट और वीडियो करके ले रहे हैं तो वो करोड़ रुपए भी आप दे दीजिए तो वो फंस जाएगा आई विटनेस, वो बयान बदल नहीं सकता है। तो मतलब बिल्कुल प्रोसीडिंग भी फास्ट हो जाएगी। जैसे मैं देख रही थी हमारे पाकिस्तान में तो खैर अभी बहुत पीछे है हम भारत से हर पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन भारत के अंदर भी कह रहे थे करोड़ों की तादाद में केस जो है वो पेंडिंग है, तो वो स्लो प्रोसेस की वजह से, तो अब उनकी प्रोसेसिंग में भी तेजी आएगी। अब तीन चीजें मैं आपको बुलेट पॉइंट बता दे रही हूँ, उसके बाद फिनिश कर देंगे। ठीक है। पहला, तारीख पे तारीख अब नए कानून में नहीं मिलेगा, मात्र 45 दिनों में इंसाफ मिलेगा और आरोपी को जेल केस में दब जाते थे। दूसरी चीज, जिस जगह जिस मौके पर टेररिस्ट अरेस्ट होगा वही खबर खोद करके गाड़ दिया जाएगा, बिल्कुल नहीं बदल सकता। और तीसरा सबसे बड़ा पॉइंट, गुस्ताख के रसूल की सजा बोलने वाले अलर्ट हो जाए। टेरर एक्ट में ये भी है, इसलिए गुस्ताख के रसूल की सजा बोलने वाले थोड़ा सा अलर्ट हो जाएं कि आप अपने इस्लामिक मुद्दे को संविधान में इंटरफेयर ना करवाएं। संविधान होता है और इस्लाम होता है, अपना अपना इस्लाम घर के अंदर रखें। जब संवैधानिक काम होता है, जब नासिर खान को रेमिशन ग्राउंड पे संविधान से मिलता है, कानून से मिलता है, तो यहाँ पर इस्लाम बीच में आने की जरूरत नहीं होती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे प्रावधान और सारे के सारे सेक्शंस बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छे हैं और हर वो व्यक्ति जो आतंकी दिमाग का है, जो क्रिमिनल माइंडेड है, जो बलात्कारी मानसिकता के साथ अपनी माँ के कोख से पैदा हुआ है, जो औरतों को गाली देना अपनी माँ से सीखा है, जो औरतों को कैरेक्टर एसेसिनेशन करना अपनी माँ से सीखा है कोख में, उन सब के लिए अब तो भैया बुरे दिन आ चुके। ठीक है, उनके लिए बेड़ियां तैयार हो चुकी है। थैंक यू सो मच दोस्तों, ये थी आज की हमारी वीडियो और उम्मीद करते हैं कि जो हमें पाकिस्तान से बाहर देख रहे हैं, जो भारत से हैं, उनको बहुत फायदा पहुंचेगा। अगर आप भी इनमें से किसी भी क्राइम का शिकार है या विक्टिम है तो ये लॉ आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट करेगा। जाएं, अपने हक की लड़ाई लड़े। ये वो दौर है जिसमें आपको खुद के लिए तो आवाज उठानी है, लेकिन अपने साथ वालों के लिए भी आवाज उठानी है और सबको एक साथ लेके चले, क्योंकि जहाँ पर कहते हैं ना कि रोशनी होती है तो वहां पर जो है कहते हैं ना कि कुछ जुगनू भी चले आते हैं उस रोशनी की तलाश में। सो अच्छा टाइम है और हमेशा नाज़ा जी हमें बहुत अच्छी अपडेट्स देती रहती हैं एंड उम्मीद करते हैं आपको आज का हमारा शो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। दुआ में याद रखें मुझे, नाज़ा जी को दे इजाजत। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच नाज़ा जी। वंदे मातरम। भारत माता की जय। जय हिंद। नाजिया इलाही खान की ये जो बातें थी आपने सुना, और जो भी मतलब हमारे देश में, भारत देश के अंदर नया कानून लागू हुआ है उसके बारे में भी अच्छे से विस्तार से बताई हैं मतलब। और जो लव जिहाद करते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, जैसे हमारे हिंदू बेटियों को, मैं तो खुल के बोलूँगी क्या, तो ये मुसलमानों के लिए भी थोड़ा सा मतलब घबराहट और डर की बात है।
कि मतलब भाई इस तरह से अब नहीं कर सकते हैं वो लोग भी, क्योंकि एक बार करने से पहले एक बार जरूर सोचेंगे वो लोग कि हमारे साथ क्या बुरा हो सकता है, और अब तारीख पे तारीख तो मिलने वाला नहीं है, तो केस भी लंबा खींच नहीं सकती है, सबसे बड़ी बात। और जो हमारे हिंदू में जो घूंघट का जो रिवाज थी, जो मतलब सती प्रथा जो चलते हुए आ रही थी, वो सारी चीजें तो वाकई में बंद हो चुकी है। जो एक आध होंगे जो घूंघट वगैरह लेती हैं, जो बुजुर्ग महिला हैं, जो पुराने ख्यालात को मानते हैं, वही लोग ये सब चीजें रिवाज, वो बिल्कुल ठेठ गांव में बोलूंगी मैं, वो लोग ही थोड़े बहुत कोई एक आध होंगे जो अपने मर्जी से निभा रहे हैं। नहीं तो ऐसे तो कोई भी आज के जमाने में नहीं, किसी के ऊपर दबाव नहीं है कि नहीं आप इस प्रथा को आपको निभाना ही है, ऐसे कुछ भी नहीं है हमारे हिंदू के अंदर। तो ये अच्छी बात है। और जैसे 2024 में अभी नया कानून लागू हुआ, इसमें काफी अच्छा मतलब कानून लागू किया गया है। तो कानून तो जो लागू किया गया मुझे अच्छा लगा सुन के। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। तो नाजिया इलाही खान जो वकील है, बड़े वकील है ये, ठीक है, तो इनकी जो मतलब बातें हैं ना बहुत अच्छे रहती हैं, ठीक है। और ये मतलब हमारे देश की, भारत देश की शेरनी मैं बोलूँगी इनको, क्योंकि ये जो भी बोलती हैं किसी से बिना डरे बेझिझक बोलती है। तो ये सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगती है इनकी। मैं फिर से दोबारा ही रिपीट कर रही हूँ क्योंकि मैंने पहले भी आप लोगों को बताया है कि नाजिया खान है जो, वो भाई इतनी अच्छी वकील है ना, मैं इनकी सारी वीडियो वैसे देखती रहती हूँ और मुझे अच्छी लगती हैं। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों में भी शेयर करें। तो इसी तरह से रिएक्शन वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को जल्दी जल्दी से आप लोग सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप लोगों को हर एक वीडियो मिल सके। तो आज के लिए इतने ही दोस्तों, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।